फॉर्मूलेटर। तो स्टूडेंट्स, ये मॉड्यूल 2 का लेक्चर नंबर 2 है और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या जो पोटेंशियल होगा उसके डिफरेंट पोजीशंस पे क्या वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड बाउंड चार्जेस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और बाउंड चार्जेस को देखने से पहले हम एक और छोटे से टर्म के बारे में जान लें, जिस टर्म को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये टर्म आपके लिए नया नहीं है, आपने इसको 12th में भी देखा। तो जनरली स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अवेलेबल मटेरियल होते हैं वो हमारे पास 4 टाइप के 4 टाइप के मटेरियल्स होते हैं, जिसको हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, है ना, सेमीकंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कंडक्टर्स, जब हमें पता करना होता है कि कोई एक मटेरियल है, क्या वो कंडक्टिंग है या नहीं है, अगर कंडक्टिंग है भी तो क्या वो गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आता है या बैड कंडक्टर की कैटेगरी में आता है, तो ये हम कैसे पता कर पाते हैं। तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। उसकी वजह से हम कंडक्टर के बारे में पता करते हैं उसकी वैल्यू से कि क्या वो गुड कंडक्टर है या नहीं, अगर गुड भी है तो कितना है ना। उसी तरीके से जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स हम पता कर पाते हैं कि क्या वो गुड इंसुलेटर है या फिर हमारा बैड इंसुलेटर है, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो जब हम डाई इलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं कि जो डाई इलेक्ट्रिक्स होंगे वो कहाँ वो हमें देखने को कहाँ मिलेंगे। तो जनरली वो हमें इंसुलेटर्स में दिखेंगे। इंसुलेटर की बात अगर हम कर रहे हैं तो समझ में आ गया कि भाई चलो वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होंगे। इंसुलेटर्स तो यही होते हैं ना, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। अब जब ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स है तो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो जनरली ये हमें नॉन मेटल्स में दिखेंगे। ठीक है, आपको ये बात पता है कि कंडक्टर्स जो होते हैं जनरली मेटल्स होते हैं और जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं जनरली नॉन मेटल्स होते हैं। तो हमें जो डाई इलेक्ट्रिक्स देखने को मिलेगा वो जनरली नॉन मेटल्स के केस में दिखेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो डाई इलेक्ट्रिक होते हैं ये भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। ठीक है, पोलर हम जानते हैं कि जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। अगर पोलर का देखें तो फॉर एग्जांपल अगर H2O का मॉलिक्यूल लें हम, तो H2O हमें कुछ इस तरीके से इसका अलाइनमेंट दिखता है। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये जो H और O के बीच में जो डिस्टेंस है ये फिक्स्ड है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम मैग्नीट्यूड है चार्ज का, डायरेक्शन अपोजिट है या कह सकते हैं अपोजिट इन नेचर है। तो यहाँ पे ये एक डाइपोल बनाता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें या पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स की बात करें तो वो ऑलरेडी डाइपोल बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन जहाँ हम नॉन पोलर्स की बात कर रहे हैं तो जो नॉन पोलर मटीरियल होते हैं या डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनका जो डाइपोल होता है वो नहीं फॉर्म होता है। अगर केस देखें तो फॉर एग्जांपल CO2 लेते हैं, तो CO2 का अरेंजमेंट हम कैसे लिखते हैं, O C। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जैसे O पे तो नेगेटिव होगा, C पे 2+ है, तो ये जो होते हैं ना एक दूसरे के पास बहुत ही पास होते हैं, इसके बीच में डिस्टेंस नहीं होता है, इसीलिए ये पोलर बिहेवियर नहीं शो करते, डाइपोल फॉर्म ही नहीं कर पाते। लेकिन जब इसी नॉन पोलर मटेरियल को या नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हैं तो क्या होता है, ये इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे और जो नेगेटिव चार्जेस होंगे, अगर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आ जाने से हमारा अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होगा।
किसके बीच में, तो इस मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है सपोज करिए थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बीच में एक डिस्टेंस भी हो गया, जिसकी वजह से ये पोलर बिहेवियर करेगा, या फिर कह सकते हैं कि डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, अब देखिए इसको एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, या फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। अब इस फील्ड के पास अगर हम कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले आते हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज करिए हमारा एक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसको थोड़ा और ब्रॉड करके बताऊं, तो जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे, या कह सकते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे जनरली, तो उनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता था। ठीक है, सपोज करिए कुछ इस तरीके का फिगर होगा, लाइक वो एब्रप्ट थे, मतलब उनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता था। ठीक है, तो अगर ये प्लस है तो ये मान लीजिए माइनस है, इधर मान लीजिए प्लस है तो इधर माइनस है, ये प्लस है तो इधर माइनस है, कुछ इस तरीके से। इसको प्लस मानिए तो ये माइनस है, इसको प्लस तो ये माइनस है, इसको प्लस तो ये माइनस है। तो क्या होता है, ये नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इनका अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से होता है। जैसे ही हम इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हैं, तो क्या होता है उस कंडीशन में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मान लीजिए ये पॉजिटिव है, तो इसकी तरफ नेगेटिव वाले जो होंगे इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं इसको एक्सटर्नल बोलूं, तो मुझे इसके अंदर, इस मटेरियल के अंदर कुछ ऐसा एक अलाइनमेंट देखने को मिलेगा। अब सारे जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे वो एक तरीके से, सपोज करिए नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरीके से कुछ ये अलाइनमेंट होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं। तो इस हर एक ये देखिए हर एक में क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, या कह सकते हैं हम इस चीज को कि पोलराइजेशन होगा। तो इसको हम अंदर वाले को ईपी से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें निकालना हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन ये जो पोलराइजेशन की वजह से जो ईपी मैंने लिखा है, इसका डायरेक्शन किधर है, देखिए इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अपोजिट इन नेचर है। तो क्या यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट जीरो होगा? देखिए जीरो तो नहीं होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अब तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं 12th में, कि अगर कोई भी एक मटेरियल है उसके अंदर जो सरफेस के अगर उसके अंदर की चार्ज की बात करें तो वो जीरो होता है। तो वो हमने किसके लिए पढ़ा था, वो हमने कंडक्टर के लिए पढ़ा था। अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी है और इसको अगर हम चार्ज दे रहे हैं क्यू, तो इसके जो सारे जो चार्जेस होते हैं आपके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, तो इसके अंदर जो हमने चार्जेस दिए ये यहीं पे रह जाते हैं। मान लीजिए मैंने इसको प्लस चार्ज किया, तो ये बेचारे कहीं मूव नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये मूव करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल बोले तो इंसुलेटर्स, और इंसुलेटर तो भाई करंट को अलाउ ही नहीं करते, चार्जेस को अलाउ ही नहीं करते ट्रांसफर करने के लिए। तो यानी इसको अगर मैंने कोई चार्ज दिया तो सारे चार्ज जो होंगे इसी बॉडी के अंदर होंगे। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब जीरो नहीं होगी तो क्या होगी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जानते हैं ई नेट जब हम निकालते हैं तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ई एक्सटर्नल प्लस जो ये पोलराइजेशन की वजह से, पोलराइजेशन में अभी डिस्कस करूंगी, तो पोलराइजेशन की वजह से जो हुआ, क्योंकि ये अपोजिट इन नेचर है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल माइनस। ठीक है,
बहुत सारे बुक्स में आपको इस एक्सटर्नल को किसी और नोटेशन से, ई नॉट से, या फिर बहुत सारी चीज अलग अलग से नोटेशन से मिलेंगे, लेकिन हम समझने के लिए एक्सटर्नल मान के चलते हैं। और इसको पोलराइजेशन भी आप कह सकते हैं, कई बुक्स में आप इसको इस तरीके से भी देखेंगे, आई एन। आई एन का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल, ये इंड्यूस हुआ ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ यहाँ पे अंदर इंड्यूस्ड हुआ, तो इसलिए हम इसे ई आई एन या ई आई एन डी कई जगह आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जो पोलराइजेशन है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि इंटरनल है, तो इसके अंदर ही, लेकिन हम इसे इंटरनल नहीं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इस डिस्कशन से हमारे पास एक और चीज आती है, एक रेशियो हमें मिलता है, जो ये ई एक्सटर्नल है ना, डिवाइडेड बाय ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमें एक रेशियो देता है, एक कांस्टेंट देता है के। इसी कांस्टेंट को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी के को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो अगर मुझे ई की वैल्यू लिखनी पड़े तो मैं इसको कैसे लिख सकती, ई वुड बी इक्वल टू ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई के। बहुत जगह आपको मैंने अभी बताया कि ई एक्सटर्नल को बहुत जगह आपको ई नॉट भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो उसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिला, एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिला। अब जो हमने ये पोलराइजेशन की बात की थी, तो ये क्या है, तो देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए ये कोई हमारे पास स्लैब है, ठीक है। यहाँ पे जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो चार्जेस हैं, इनफैक्ट मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना रही हूँ ताकि समझ में आए, ज्यादा नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो इसके एक्सटर्नल फील्ड के वजह से क्या हुआ, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसने अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लिया, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव साथ साथ में है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ये नलीफाई करेंगे। तो मेरे पास बचेगा क्या, अब मेरे पास जो नेक्स्ट आता है, जो माइनस चार्जेस होंगे एक तरफ और जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो एक तरफ अलाइन हो जाएंगे, कुछ ऐसा मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो खैर इस तरफ है, ठीक है। अब ये भी देखिए, ये भी अपना एक मतलब इंटरनली जो कहे, यहाँ पे हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा उसकी डायरेक्शन तो इस तरीके से होगी, मैं उसको आई एन लिखती हूँ, इंड्यूस्ड, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो, इंटरनल अभी मैंने बताया। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो मटेरियल है हमारा ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। ये जो हमने रखा स्लैब, हमने कुछ इस तरीके के सिचुएशन में रखा, सपोज करिए कि यहाँ पे ऐसे कुछ हमने रखा, इसको मैंने यहाँ पे इलेबोरेट करके दिखाया है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पास हो रही होंगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस नेगेटिव से पास हो रही है तो वो तो कैंसिल हो जाएगी, अपने आप को वो खत्म करेगी। लेकिन इस गैप से, यहाँ पे देखिए, अगर कोई यहाँ पे गैप है, इधर से अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो ये तो बाहर निकलेगी, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, ये कंडक्टिंग मटेरियल नहीं, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। तो अब ऐसा कंफ्यूज नहीं होइए कि हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर सरफेस होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों पास करी है। वो किसके केस में नहीं होगा, अगर ये बॉडी कंडक्टर है, ठीक है, अगर ये बॉडी कंडक्टर है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखाऊंगी, इसके अंदर पास करता हुआ नहीं दिखाऊंगी। लेकिन क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जनरली नॉन कंडक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर पास करता हुआ दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पहले से था, जहां जहां अगर चार्जेस नहीं है तो वहां वहां से ये पास करेगा। अगर यहाँ पे ये चार्जेस है तो ये यहाँ पे नलीफाई कर देगा, अपने आप को ये कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे नलीफाई कर रहा है, वहां पे मैं ये जो अंदर का जो वहां पे जो लाइंस होंगी
देखिए मान लीजिए कि ये इससे पास कर रहा है, ठीक है, इस नेगेटिव वाले से पास किया, तो ये इस तरफ अंदर नहीं निकलेगा, ये यहाँ पे सीधे हम बाहर इसको दिखा देंगे, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं। तो ये जो सीन है, जो चार्जेस के एक तरफ इकट्ठा होने का, ठीक है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन, या फिर अदर वर्ड्स में डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, इस पोलराइजेशन को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और ये प्रोपोर्शनल होता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड से, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, या कई जगह आपको मिलेगा अप्लाइड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट में मैं ईएफ लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये जो पोलराइजेशन है कैपिटल पी से हम डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे भी कंफ्यूजन बहुत होता है। जो स्मॉल पी है, स्मॉल पी हम लोग डाइपोल के लिए यूज करते हैं, डाइपोल मोमेंट के लिए इनफैक्ट। ठीक है, स्मॉल पी डाइपोल मोमेंट के लिए, और जो कैपिटल पी है ये हमने किसके लिए इस्तेमाल करा, हमने इस्तेमाल किया इसको पोलराइजेशन के लिए। क्यों पोलराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में ये क्या कर रहा है, जब एक्सटर्नल फील्ड में हमने डाइलेक्ट्रिक को रखा तो उसने क्या किया, जो पोल्स है, मतलब दो पोल्स में उसके चार्जेस को, दो पोल्स में, दो हिस्सों में उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको हम साई के नाम से जानते हैं, साई ई। ठीक है, इस साई को हम क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी। मैं दूसरे पेज में लिखती हूँ इसको क्लियर। तो हमने देखा कि जो पोलराइजेशन है ये हमारा प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। जब हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया जिसको हम साई के नाम से जानते हैं, और इनटू एक्सटर्नल या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, तो ससेप्टिबिलिटी मतलब कोई भी है कितना सेंसिटिव है, सेंसिटिव मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से वो कितना प्रभावित होता है, ससेप्टिबल मतलब कितनी जल्दी उस पर असर आता है। जैसे कि देख लीजिए हम ही लोग हैं तो कुछ लोगों को हल्की सी बारिश में भी जुकाम हो जाता है, कुछ लोगों को कुछ नहीं होता है। तो बहुत मतलब जिनको अगर जुकाम हो जाता है हल्की सी बारिश में, इवन दो अगर वो भीगे भी नहीं हो, तो वो क्या है, वो ससेप्टेबल है। उनको उनको ससेप्टेबल उनकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा कह सकते हैं, या उनको कह सकते हैं कि वो ज्यादा सेंसिटिव है, कि बारिश जरा सा हुई नहीं कि उनको जुकाम हो गया। वहीं पे अगर देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन दो अगर वो बारिश में भीग भी जाते हैं। तो कोई डाई इलेक्ट्रिकल कितना ससेप्टेबल है, कितना वो प्रभावित होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यही हमें पता कराता है ये साई। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट्स अभी क्या क्या समझा, हमने अभी समझा कि जो आपका डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन का मतलब हमने समझा। अब देखिए जो पोलराइजेशन है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, डाइपोल का, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट का एक डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन होता है, तो यहाँ पे जो हमारा पोलराइजेशन है इसका भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं बाउंड चार्जेस क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बाउंड चार्जेस जैसे कि अभी पोलैरिटी की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से जो ये चार्जेस यहाँ पे इकट्ठे हो गए ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आ करके, तो अब देखिए ये जो चार्जेस है इस मटेरियल से बाहर नहीं निकल सकते। इंसुलेटर के केस में या डाई इलेक्ट्रिक के केस में ये जो कंडीशन है हमारा, ये जो हमें पोलराइज्ड होकर के चार्जेस मिले ना, अब ये यहीं पे बाउंड है। बाउंड मतलब ये यहाँ से निकल नहीं सकते। कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, अगर कंडक्टर के केस की अगर हम बात करें तो उनके जो आउटर ऑर्बिट में जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही मूव करते हैं, है ना, ट्रांसफर उन्हीं का होता है, जिसकी वजह से हमारा अनायन और कटायन बनता है। तो वो तो फ्री मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, क्यों, क्योंकि वो पास कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन हम जानते हैं कि इंसुलेटर्स में या फिर डाई इलेक्ट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो चार्जेस को ट्रांसफर कर सके।
तो कहने का मतलब जो ये चार्जेस यहाँ पे बच गए, ठीक है ना, ये कहीं और जा ही नहीं पाएंगे, ये यहाँ पे लिमिटेड हो गया, बाउंड हो गया, दे कैन नॉट मूव। इसी चीज को हम कहते हैं बाउंड चार्जेस, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास एक रिलेशन आता है, अभी हमने देखा था कि जो ई था हमारा पिछले डेरिवेशन में, ई क्या था हमारा, ई एक्सटर्नल माइनस ई पी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये ई पी है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई एक्सटर्नल लगाया, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमने उसको इस तरीके से लिखा था, ठीक है। इसमें आप अगर मीडियम का, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का लाते हैं अगर आप परमिटिविटी, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ई अपॉन एप्सिलॉन आर, वेयर ई आर इज ग्रेटर देन आर। आर यहाँ पर क्या है, इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर है सपोज, ठीक है, मान लेते हैं। इससे हम, अगर मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो पोलराइजेशन की वजह से, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, ई ईपी को अगर लिखना हो मुझे, ठीक है ना, देखिए इस ईपी को लिखना हो तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ई माइनस ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको अगर और इलेबोरेट करेंगे, ई को कॉमन अगर निकाल दूं मैं, तो लिख सकती हूँ 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आर लिया ना हमने, तो एप्सिलॉन आर ही लेते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन आर, या अगर आप चाहे तो एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, जनरली वही लिखना ही सही होगा, एप्सिलॉन नॉट, आर को मत नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम जानते हैं, क्योंकि ये सरफेस हो गया ना, सरफेस, या कह सकते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी हो गई इससे, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, अगर ये पोलराइजेशन बाउंड चार्जेस की बात करूं, बाउंड चार्जेस सिग्मा बी, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस वाले वैल्यू में जो हमारे पास ई की वैल्यू आई, ईपी की जो वैल्यू आई, ई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, उसकी जगह अगर हमें सिग्मा के फॉर्म में लिखना पड़े तो हम लिख सकते हैं उसको एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। ये जो हो गया, ये हमारा बाउंड चार्जेस की वजह से हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। कई जगह आप अभी हमने जो पोलराइजेशन की बात करी, पेज में चेंज करती हूँ, तो पोलराइजेशन जनरली अगर मुझे उसको डिफाइन करना हो तो मैं कैसे उसको डिफाइन करूंगी, कि जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन जो होता है ये क्या होता है हमारा, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको अगर हम कहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, एक और छोटा सा हम देखते हैं, सपोज करिए ये हमारे पास कोई एक सरफेस है, इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस सरफेस में हम एक छोटा सा वॉल्यूम देखते हैं, सपोज करिए ये छोटा सा क्यूब हम लेते हैं, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, लेट अस से डीवी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डाइपोल की बात करूँ, डाइपोल मोमेंट की बात करूँ, तो ये क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, पी, क्योंकि चार्जेस यहाँ पे भी पोलराइज्ड होंगे, और डीवी, ठीक है, पी डीवी, यहाँ पे v हमने वॉल्यूम के लिए लिया है, इसको आप पोटेंशियल से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी बोला कि यहाँ पे इस सरफेस पे हम एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो p है ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन डेंसिटी, डेंसिटी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो ये हमें कुछ सिमिलैरिटी देता है, किससे, चार्ज डेंसिटी से, तो इट इज सिमिलर टू चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी का अगर फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाऊं तो याद कीजिए, हम लोग लिखा करते थे उसे, डी क्यू इज इक्वल टू ये रो, ठीक है, आर डी वी। तो ये अगर देखें हम,
तो सिमिलैरिटी किससे करता है? हमारा चार्ज डेंसिटी से। ठीक है, अब चलिए एक तरह केस देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पे 3D में, ठीक है, इस रेफरेंस पॉइंट से यहाँ पे मेरा कोई एक चार्ज और एक चार्ज मेरा यहाँ पे है। इसको अगर मैंने आर से डिनोट किया, इस वाले को अगर मैंने आर से डिनोट किया, ठीक है, तो ये मेरे लिए हो जाएगा आर डैश। अगर इसकी बात करूं तो ये मुझे मिलेगा आर माइनस आर डैश। ठीक है, ये मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमें पोटेंशियल है, ठीक है, इसका वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू 1/, अब चाहे तो k लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूंगी। ठीक है, और इनटू ये क्या हो जाएगा, p मल्टीप्लाइड बाय r माइनस r डैश डिवाइडेड बाय r माइनस r डैश क्यूब। ठीक है, तो ये आप देखिए ये क्या है, v इज इक्वल टू के क्यूब अपॉन आर क्यूब, जो हम लोग लाए थे, हम लोग ने वैल्यू जो लाई थी, ये उसी के फॉर्म में हमने इसको लिखा है। ठीक है, अब इसको हम और किस तरीके से इलेबोरेट देखें, तो आपने देखा अभी डीपी को जो मैंने लिखा वो लिखा था कुछ इस तरीके से, पी आर डैश डी। ठीक है, इसके लिए पोलराइजेशन अगर मुझे निकालना हो तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकती हूँ। अब स्मॉल सेगमेंट जो मैंने वहाँ पे एस से जो भी फिगर बनाया था, इसमें जो हमने स्मॉल ये वॉल्यूम लिया था, ठीक है, डीवी, उस अगर मुझे डीवी निकालना हो किसके अक्रॉस, आर के अक्रॉस, आर डैश के अक्रॉस, तो मैं कैसे उसको लिख सकती हूँ, डीवी आर डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर डैश इंटू आर माइनस आर डैश डिवाइडेड बाई आर माइनस आर डैश क्यूब, और इधर डीवी हमारा लग जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं डीवी इसलिए ताकि हम उसको इंटीग्रेट कर दें, तो सारे, क्योंकि हमने स्मॉल एक वॉल्यूम लिया ना, तो सारे सरफेस के लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा, तो सबका वैल्यू हमें मिल जाएगा। अगर इसको और इलेबोरेट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पी आर डॉट आर इंटू आर कैप डिवाइडेड बाई आर माइनस आर डैश क्यूब और डी। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला मिलता है, किसके लिए, हमें बाउंड चार्जेस की वजह से जो पोलराइजेशन होगा उसके लिए हमें एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला मिलता है। क्या हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन पी, ठीक है, आर डैश माइनस होगा ना, इंटू आर माइनस आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश क्यूब इंटू डी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली में जो कैलकुलेशन के लिए हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना होता है, तो आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, दो कंडीशंस आएंगे यहाँ पे आपके, एक तो बाउंड चार्जेस आएंगे सरफेस पे, और जो आएंगे दूसरा आएगा आपका बल्क चार्जेस, फ्री चार्जेस एंड बल्क चार्जेस का केस। तो चलिए उसको देखते हैं, फ्री चार्जेस कब होंगे और हमारे बल्क चार्जेस कब होंगे। तो सपोज करिए स्टूडेंट्स, मैं एक क्यूब लेती हूँ, ठीक है, मान लीजिए ये कोई क्यूब है हमारे पास। ठीक है, अब एक कंडीशन कि इस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब इस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो अगर मैं एक सरफेस का बात करूं, इसके कोई भी एक सरफेस की बात करूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे
ये हमारे इस तरीके से चार्जेस मूव करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप को कर लेंगे, ठीक है, और एक तरफ हमें पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएगा। तो ये डाइपोल की तरह बिहेव करने लगेंगे, यानी इन दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है, सपोज करिए r, और यहाँ पे प्लस q है और यहाँ पे माइनस q है, ठीक है। तो ये एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो चार्जेस हैं यहाँ पे बाउंड चार्जेस की वजह से। अब मान लीजिए कि हमारे पास फिर एक और क्यूब है, क्यूब, क्यूबॉइड, कुछ भी कहिए, है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारे कुछ मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, ये हमारे वेरिंग नेचर के हैं। तो यहाँ पे जब ये वेरिंग नेचर के हैं तो क्या हो सकता है कि सेम डिस्टेंस पे मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस क्यू है एक कंडीशन में, यहाँ पे प्लस क्यू है। दूसरा केस कि सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे कुछ और चार्जेस होगा, ठीक है। देखिए वहां पे मैंने स्मॉल क्यू लिखा, यहाँ पे मैंने कैपिटल क्यू लिखा। तो यहाँ पे देखिए फॉर द सेम डिस्टेंस डाइपोल जो है उसका डिस्टेंस सेम है, लेकिन जो चार्जेस की वैल्यू हो गई है डिफरेंट हो गई है। यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज है, हर जगह आपको यही मिलेगा माइनस क्यू और प्लस क्यू, लेकिन यहाँ पे हमें क्यू मिला, यहाँ पे हमें कैपिटल क्यू मिला, कहीं पे हमें Q1 Q2 ऐसे करके हमें वैल्यूज मिल सकती हैं। तो ये जो कंडीशन आई ये आई आपकी बल्क चार्जेस की, ठीक है। ये जो कंडीशन आई आपके, ये आई आपको बल्क चार्जेस की कंडीशन, ठीक है। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा मानते हैं, इसके अंदर की डेंसिटी हम रो, चार्ज डेंसिटी जो है रो मानते हैं, वॉल्यूमेट्रिक। और सपोज करिए इसका पोलराइजेशन है यूनिफॉर्म पोलराइजेशन। तो इस केस में अभी जो हमने फॉर्मूला देखा वो क्या था हमारे पास, वी आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटीग्रेशन पी आर इंटू आर माइनस आर डैश, और आर प्राइम भी कहते हैं बहुत लोग इसको, डिवाइडेड बाई आर माइनस आर डैश का क्यूब बाई डी बी डैश। अब देखिए स्टूडेंट, इसको ना हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, चलिए देखते हैं उसको। इसको अगर मैं ग्रेडियंट के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ ग्रेडियंट डैश, ठीक है ना, 1/r माइनस आर प्राइम या आर डैश विल बी इक्वल टू आर माइनस आर डैश डिवाइडेड बाई आर माइनस आर डैश का क्यूब। यानी ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये पेन चेंज कर दूं, ये जो वैल्यू है हमारे पास इतना, ठीक है। इसको हम ग्रेडियंट से रिप्लेस कर सकते हैं। जब हम इसे ग्रेडियंट से रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास देखिए अब क्या मिलती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर, ठीक है, इंटू ग्रेडियंट ऑफ 1/r माइनस आर डैश, ठीक है, ये हमें मिलती है। और dv तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी था, ठीक है। अब क्या इसमें हम कुछ और रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो वैल्यू है पी आर, पी आर डैश, ये डैश था, ये डैश था यहाँ, पी आर डैश को, और जो ये है हमारा आया ग्रेडियंट 1/r माइनस आर डैश, इसको हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ पी आर डिवाइडेड बाई पी आर डैश डिवाइडेड बाई आर माइनस आर डैश माइनस ग्रेडियंट ऑफ इंटू पी, ठीक है, आर डिवाइडेड बाई आर माइनस आर डैश, ठीक है। यानी इस टर्म को, इतने टर्म को हम इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम इसे रिप्लेस करेंगे अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी निकल करके
वो क्या आएगी, तो वी आर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ग्रेडियंट ऑफ, यहाँ से देखते हैं हम रिप्लेस करेंगे इसे, पी आर डैश डिवाइडेड बाई आर माइनस आर डैश, ठीक है, आर माइनस आर डैश इंटू डी वी, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से रिप्लेस करते हैं डी वी डैश। अब इसको और देखें तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक और होगा ना माइनस, ये तो एक पार्ट लिखा हमने, ये वाला पार्ट मैं लिखना भूल गई, तो इसको उस वाले पार्ट को हम लिखेंगे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डैश पी आर डैश डिवाइडेड बाई आर माइनस आर डैश डी, ठीक है। अब इसको हम फर्दर अगर नॉर्मल के फॉर्म में लिखें, सपोज करिए यहाँ पे इस सरफेस पे कोई नॉर्मल जा रहा है, तो नॉर्मल के फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो तो इसी इक्वेशन को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, नॉर्मल मैं पे चेंज करती हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो अभी मैं वी आर को किस तरीके से लिख सकती हूँ, नॉर्मल अगर मुझे लगा करके लिखना हो तो इसी इक्वेशन को, सो आई कैन जस्ट राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/r माइनस r डैश इंटू पी आर डैश इंटू एन डी एस, ठीक है, प्लस प्लस क्योंकि नॉर्मल हम लगा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, माइनस वाले साइन को हमने अंदर रख लिया, माइनस माइनस प्लस माइनस ही होगा यहाँ पे, लेकिन इसको हम अंदर ले आते हैं फॉर कैलकुलेशन, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पी आर अपॉन आर माइनस आर डैश डी वी, ठीक है। अब इस टर्म को अगर हम देखें तो ये वाला जो टर्म अभी हमने ये जो फिगर बनाया था, ठीक है, यहाँ पे जो ये सिग्मा थी हमारे जो एरियल चार्ज डेंसिटी थी, अगर मुझे इसको इसके फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1/r माइनस r डैश इंटू सिग्मा r डैश डी एस, ठीक है, प्लस, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, इसको हमने किससे डिनोट किया, सिग्मा से, ठीक है, सिग्मा से हमने इस पोर्शन को पूरे को डिनोट किया, प्लस इस तरफ क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये जो हमारा ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम रिप्लेस कर सकते हैं रो, जो इंटरनल जो मेरी यहाँ की डेंसिटी थी, चार्ज डेंसिटी थी, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन रो आर डैश डिवाइडेड बाय आर माइनस आर डैश डी वी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतने पोर्शन को मुझे पेन चेंज कर लूँ, हाँ, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हमने सिग्मा से डिनोट किया, और ये जो पूरा पोर्शन था इसको हमने रो के फॉर्म में लिखा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक चीज पता है कि अगर ये कोई सरफेस है, यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म पोलराइजेशन हो रहा है, अगर मुझे नॉर्मल के फॉर्म में लिखना है तो जो नॉर्मल इनटू जो पोलराइजेशन होगा वो अक्रॉस द सरफेस हम कह सकते हैं, ये पोलराइजेशन अक्रॉस द सरफेस, ठीक है, वो क्या होगा, हमारे बाउंड चार्जेस, जो बाउंड चार्जेस थे हमारे इस पे सरफेस पे, उसके इक्विवेलेंट होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं बाउंड चार्जेस के इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ पी आर दैट वुड बी इक्वल टू रो आर,
और ये रो जो होगा ये भी हमारा किसकी वजह से होगा, बाउंड चार्जेस की वजह से होगा। अब इसके कुछ केसेस हम देखते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए हमारे पास एक कोई सिलेंडर है, हमने एक सिलेंडर लिया, सपोज ये हमने कोई सिलेंडर लिया जिसकी हाइट हमने क्या मानी, h। सपोज कि जो इसकी हाइट है h है और इसका जो रेडियस है सपोज करिए r है। तो कंडीशन क्या हमने ली, जो इसका रेडियस है बहुत बहुत बड़ा है किससे, इससे, हाइट से। तो अब क्या होगा, जब हम इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, इस पे पोलराइजेशन होगा। तो ये हमारा इक्विवेलेंट होगा किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। सरफेस पे तो हमारा सिग्मा है, बाउंड चार्जेस, जिसको आप लिख सकते हैं, अभी हमने लिखा था पी एन के फॉर्म में, जो कि बराबर होगा आपके रो के, है ना। तो यानी हम कह सकते हैं जो पी होगा रो के बराबर होगा, और यहाँ पे जो सिग्मा होगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब पोलराइजेशन होगा तो जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे इस सरफेस पे, सपोज करिए पॉजिटिव चार्जेस आके एक्यूमुलेट होंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे। तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे होगा, डाउनवर्ड। और जो आपका नॉर्मल होगा वो भी यहाँ इस सरफेस से निकलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं कि P अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हो रही हैं आपकी, वो कहाँ से जा रही हैं, डाउनवर्ड जा रही हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये केस था सिलेंडर का। अगर हम एक बहुत सा पतला सा थिन रॉड लेते हैं, उस केस में क्या होगा, बहुत छोटा सा पतला, छोटा नहीं मतलब बहुत पतला थिन रॉड व्हेन वी आर टेकिंग, तो उसका भी मान लीजिए कि यहाँ पे जो इसकी लेंथ है, लेंथ को हम मान लेते हैं एल, एल मानिए एच मान लिया, आपकी मर्जी। जो रेडियस है यहाँ पे इसको भी हम क्या मान लेते हैं, सपोज करिए हम ए मान लेते हैं या आर मानिए। तो इस कंडीशन में क्या है, जो ये लेंथ है ये बहुत बड़ा है किससे, इसके रेडियस से, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगी, तो इस कंडीशन में देखिए जब पोलराइजेशन होगा, जब पोलराइजेशन होगा तो जो पॉजिटिव वाले चार्जेस हैं ये ऊपर आएंगे और नेगेटिव वाले चार्जेस जो है नीचे आएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर ये P है और अगर ये माइनस P है, ठीक है, तो पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे जो चार्ज हमारा एक्यूमुलेट होगा क्या होगा, पी ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस P, क्योंकि एरिया हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे होगा डायरेक्शन इसका डाउनवर्ड होगा, इसका भी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन हम एक स्फेयर के लिए भी देख लेते हैं। अगर कोई एक स्फेयर है, कोई अगर एक स्फेयर है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यूनिफॉर्म पोलराइजेशन हो रहा है यहाँ पे P, ठीक है। जो नॉर्मल होगा इसका नॉर्मल इससे परपेंडिकुलर इधर ही जाएगा, जो कि मान लेते हैं आर के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या केसेस आएंगे, मान लीजिए कि जो आपका जो नॉर्मल है, मान लीजिए वो जेड डायरेक्शन में जा रहा है फॉर एग्जांपल। अगर उसको हम जेड डायरेक्शन में मान रहे हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, जो P होगा हमारा, ये जो P होगा ये इक्वल होगा किसके, P जेड कैप के, ठीक है। जो सिग्मा होगा हमारा, इस सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो हमारी बाउंड नेचर की होगी, ठीक है। और उसको हम क्या लिख सकते हैं, P डॉट एन, ठीक है। इसको जब आप एलैबोरेट करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जेड डायरेक्शन में मान के रखा है तो P जेड कैप आता है। और हम जानते हैं कि इस केस में जो बाउंड चार्जेस होते हैं वो क्या होता है, हमारा कोसाइन होता है, यानी P cos थीटा, ठीक है। अगर रो की बात करें तो रो भी बाउंड होगा, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ P। अब देखिए जब यहाँ पे पोलराइजेशन होगा तो जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे इस डायमीटर के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट करेंगे, और जो डायमीटर के नीचे हैं, ठीक है, जो डायमीटर के नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी जो डायरेक्शन होगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अप टू डाउन होगा।
और ये जो हमारा अंदर का जो पोलराइजेशन सॉरी जो हमारा रो बाउंड है, जो हमारा डेंसिटी है, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 0 वैल्यू आई, ठीक है, इस चीज की, अब यहीं से हमें थोड़ा और सोचने का मौका मिलता है, जिसको हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के नाम से। अब देखिए इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का केस क्या है। अगर हम इस स्टेयर का देखें तो ये जो नेगेटिव चार्जेस है एक हिस्से में एक्यूमुलेट हुए और जो पॉजिटिव चार्जेस है एक हिस्से में एक्यूमुलेट हुए। ठीक है। दोनों केसेस में यहाँ पे हमने देखा कि जो सिग्मा है वो बाउंड है, और ये किसका फंक्शन है, नॉर्मल की तरफ पोलराइजेशन, जो कि नॉर्मल की तरफ हमारा, मान इधर है नॉर्मल तो इधर हमारा पोलराइजेशन हो रहा है। जो रो है, ठीक है, तो वो किसका ग्रेडियंट है, सॉरी किस पे डिपेंडेंट है वो, तो ग्रेडियंट ऑफ पी का, कहाँ पे, आर के साइड में। ठीक है। तो एन जो है वो हमारा नॉर्मल है। तो अब देखिए इसकी वजह से हमें सोचने को मिलता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतना हो रहा है तो उस केस में कितना कितना पोलराइजेशन, कितनी दूर पर ये जो नेगेटिव चार्जेस जाकर के एक्यूमुलेट हुए हैं इस पॉजिटिव चार्ज से, कितनी दूर पे जाके एक्यूमुलेट होंगे और उनका नेचर क्या होगा। तो यहीं से हमें सोचना, जो सोचते हैं हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में, हम सोचना अब शुरू करते हैं। तो देखिए हमने अभी जो थोड़ी देर पहले जो डेरिवेशन देखे थे आपका पोलराइजेशन का, वो हमने क्या देखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ग्रेडियंट डैश कर दूं अगर, तो ये था पी आर डैश डिवाइडेड बाई आर माइनस आर डैश, ओके, डीवी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ पी आर डैश, नॉर्मल के फॉर्म में हमने लिखा था आर माइनस आर डैश, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ds। ठीक है। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो किस पे डिपेंडेंट है, तो वो हमारा ग्रेडियंट ऑफ वी आर पे डिपेंडेंट है। ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आपने अपने 12th क्लास में एक फॉर्मूला देखा होगा, जो E होता है माइनस dv अपॉन dr होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये इसी फॉर्म में हमने इसको यहाँ पे और इलेबोरेट किया है, जो कि यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस एक्चुअली डिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई चार्ज है, ठीक है, ये कहीं से भी आ रहा हो, कैसे भी ये वर्क डन कर रहा हो, कहीं से भी आ रहा, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या था वैल्यू और जो एंड पॉइंट पे क्या था वैल्यू, उसको कंसिडर करते हैं। तो ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। जब ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है तो यहाँ पे हम डिस्टेंस ना कह के डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के केस में हम देखते हैं क्या हमें मिलता है। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा, सपोज करिए कि यहाँ पे कोई हमारा सरफेस है, ठीक है, और इसकी पी पोलराइजेशन पी के अक्रॉस है। ठीक है। और इसके अंदर अगर हम, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसके अंदर अगर हम कोई एक और मटेरियल ला करके रखते हैं, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर हम रखते हैं कोई भी एक चार्ज को, तो किस तरीके से हम उसको वेरिएट लिख सकते हैं, वेरिएंस होगा, उसको हम लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वुड बी इक्वल टू नेगेटिव आर, आर डैश नहीं आर एप्सिलॉन नॉट माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इज इक्वल टू रो, बस मैंने इसको रीअरेंज किया है। अब देखिए यहाँ पे जो रो है ये फ्री है, यहाँ पे ये हमारा जो है ये फ्री है, अभी ये बाउंड नहीं है क्योंकि ये अंदर ये मूव कर रहा है। अब देखिए इतना जो पोर्शन है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ठीक है, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसी को मैं इधर साइड में लिखती हूँ,
ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर है। ये जो डी है हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहिए या फिर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कहिए, ठीक है। अब जो ये हमारा वैल्यू है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ डी इज इक्वल टू रो फ्री। अब देखिए ये जो आया हमारा, ये एक फॉर्म आया हमारा गॉस लॉ का, किसके लिए, ये हमारा आया फॉर्म गॉस लॉ, किसके लिए, फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आया, ग्रेडियंट ऑफ डी दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन फ्री चार्जेस, फ्री चार्ज डेंसिटी यू कैन से रैदर, ठीक है। अब इसे अगर हमें और इलेबोरेट करना हो, एक क्वेश्चन भी हमारे पास आता है कि क्या जो ग्रेडियंट ऑफ डी होगा, ठीक है ना, ग्रेडियंट ऑफ डी होगा उसका वैल्यू क्या जीरो होगा, तो उसको भी हम देखेंगे अभी। फिलहाल इस फॉर्मूले को अगर हम और इलेबोरेट करना चाहें नॉर्मल के केस में, तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, या पोलराइजेशन के फॉर्म में, तो उसको देखते हैं। पहले पोलराइजेशन वाला देखते हैं। तो अगर मुझे इसको पोलराइजेशन में लिखना हो, तो क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे या फिर डिस्टेंस पे करता है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी हमने लिखा भी था ग्रेडियंट ऑफ वी आर, ठीक है। इसको अगर और इलेबोरेट करें तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रो फ्री, फिर आ जाएगा आपका आर डैश इंटू आर माइनस आर डैश डिवाइडेड बाई आर माइनस आर क्यूब। ये हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, पोलराइजेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ हो जाएगा आपका डी वी डैश प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ग्रेडियंट ऑफ पी पी आर पी आर इंटू, ये सारे न्यूमरेटर में ही है, पी आर इंटू आर माइनस आर डैश डी वी, और ये डिवाइड होगा इतना बाई आपका आर माइनस आर डैश, ठीक है। और ये किसकी वजह से है, तो ये हमारा ड्यू टू सरफेस चार्ज की वजह से है, ये हमारा सरफेस चार्ज की वजह से हो रहा है। तो इसको अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ ई होगा, इनटू है ये, डाइवर्जेंस ऑफ जो ई होगा वो हमें जीरो मिलेगा। तो अभी जो हमने ये फॉर्मूला देखा था, ई का जो वैल्यू है ये हमें क्या मिला, माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी आर, ठीक है। ये हमें मिला वी आर। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसको लिख सकती हूँ डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में इसको लिखना हो तो वी कैन राइट कि ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा आर के अक्रॉस वो होगा हमारा रो फ्री, ठीक है, वो हमारा होगा रो फ्री। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि जो ग्रेडियंट ऑफ ई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हमारा जीरो होगा इस केस में। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है कि क्या ग्रेडियंट ऑफ जो हम निकालेंगे या कर्ल ऑफ निकालेंगे डेल्टा वी इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या वो जीरो होगा। तो देखिए यहाँ से हम इसको, एक क्वेश्चन हमारे पास मिलता है कि क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि इज डिस्प्लेसमेंट जीरो। चलिए फाइंड करते हैं, अगर हमें निकालना हो इंटू डी तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे इंटू एप्सिलॉन नॉट ई, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट था ना, डी का वैल्यू बस मैं इलेबोरेट कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, प्लस पी, इसी को तो हमने डी माना था, ठीक है। तो इसको अगर करें तो, और इसको अगर इलेबोरेट करें तो वी कैन राइट एप्सिलॉन नॉट इंटू
ई प्लस, देखिए इसकी वैल्यू 0 होगी। अभी देखा था कि डेल, अभी तुरंत हमने लिखा था इसकी वैल्यू हमने 0 लाई थी, ठीक है। तो ये तो वैल्यू 0 हो गई, यानी ये पूरी 0 हो गई। तो हमारे पास क्या बचा, ये ग्रेडियंट ऑफ पी। जो ग्रेडियंट ऑफ पी है ये कभी हमारा 0, लाइक ये हम कह नहीं सकते, किसी केस में ये 0 हो सकता है, किसी केस में ये 0 नहीं भी हो सकता है। तो वी कैन नॉट से दैट ऑलवेज इट इज 0, इट मे बी दैट इट इज 0, इट मे नॉट बी 0। तो यहाँ पे ये जो कहना है कि क्या इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें 0 नहीं आ रही, इसकी वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। तो अभी हमने जो सिलेंडर का और जो स्फेयर का केसेस देखा था, उसी पे अगर हम इस चीज को लेकर के देखें, डिस्प्लेसमेंट की अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। सपोज करिए हमारे पास जो अभी सिलेंडर हमने देखा था, सिलेंडर के केस में वी आर मेकिंग अ सिलेंडर, ठीक है। कंडीशन वही है, इसकी जो रेडियस है r है और इसका जो हाइट है लेट अस सपोज इट इज h, और जो r है वो बहुत बहुत बड़ा है किससे, h से, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो हमें मिली थी p अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब इसको हम करेंगे पोलराइजेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, सरफेस पे इसके जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे एक तरफ होंगे और जो नेगेटिव होंगे एक तरफ होंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स। यानी कि यहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू है वो प्लस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी और यहाँ पे माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आएगी। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो वो मुझे मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ई, अभी हमने देखा था ना डी की वैल्यू, प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये कहाँ पे होगा, इनसाइड, इनसाइड द मटेरियल मुझे ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब आउटसाइड क्या होगा, तो आउटसाइड हम देख लेते हैं आउटसाइड क्या होगा। तो आउटसाइड इस केस में, क्योंकि ये प्लस और माइनस सेम नेचर के हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। आउटसाइड का बात करूं तो आउटसाइड भी मुझे मिलेगा, आउटसाइड तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मुझे मिलेगा नहीं और आपका पोलराइजेशन का भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन पे डिपेंड कर रहा है। इस केस में तो दोनों 0 हो गए। इसका मतलब आउटसाइड भी जो हमें डी का वैल्यू मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिलेगा, वो भी हमें 0 मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो मैंने ये कुछ क्वेश्चन सोचा आपसे डिस्कस कर लूं। अब देखिए स्फेयर के केस में भी देख लेते हैं, स्फेयर के केस में हमें क्या मिलेगा। तो लेट अस सपोज देयर इज अ स्फेयर, क्वेश्चन है, चलिए आउटसाइड और इनसाइड हम मानेंगे। एक स्फेयर है, ये इसका जो पोलराइजेशन है यूनिफॉर्म हो रहा है, लेट अस सपोज दैट डायरेक्शन वी आर टेकिंग। तो अभी हमने देखा था जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, डायमीटर के अबव पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे और डायमीटर के जो लोअर साइड है वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हमारे एक्यूमुलेट होंगे। डायरेक्शन ऑफ आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं यहाँ पे जो हमारा ये पोलराइजेशन है वो कोसाइन का फॉर्म है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा p cos थीटा इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा किसकी वजह से, तो थीटा की वजह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि जो ये p होगा ये हमारा क्या होगा, p नॉट, z के डायरेक्शन में अगर मुझे लिखना हो तो मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर सकती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे मिलेगी p नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो भाई z डायरेक्शन में। अब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इनसाइड वो कितना मिलेगा, तो इनसाइड की अगर बात करूँ तो मुझे मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ये तो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी 2/3 पी नॉट इधर z के डायरेक्शन में। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं 2/3 पी वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। अब आउटसाइड क्या मिलेगा, तो अगर डी की बात मैं आउटसाइड करूं, आउटसाइड दिस सरफेस, तो वो मुझे क्या मिलेगा, इसको निकालते हैं पहले, ई नहीं
हाँ पहले ई निकाल लेते हैं। तो देखिए ई इस केस में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पी एन पोलराइजेशन की वजह से, आर के केस में सॉरी आर कैप हो गई है, पी इथर डिवाइडेड बाई आर क्यू, ठीक है। और जो पी का वैल्यू है हमारा पोलराइजेशन, पी का कैपिटल पी है ये, पोलराइजेशन का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 4 पाई बाई 3, क्योंकि स्टेयर है तो इसका हम वॉल्यूम ले रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पी इस डायरेक्शन में तो जेड डायरेक्शन में। तो इसको अगर हम देखेंगे तो हमारा जो पी का वैल्यू आएगा वो हमारा 0 आएगा। अब पी की वैल्यू जब 0 आई तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, ये हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं, तो आउटसाइड हम डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा 1/4 पाई इंटू पी आर कैप, ठीक है, आर माइनस पी अपॉन आर क्यूब। तो देखिए आउटसाइड हमें डिस्प्लेसमेंट स्फीयर के केस में ये वैल्यू हमें मिलती है, इनसाइड हमें 2/3 पी के फॉर्म में वैल्यू मिलती है। तो क्वेश्चंस जो आएंगे आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे हमें इसी तरीके से आएंगे। बस हमें याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस सी होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे और किसी भी फॉर्म में किसी भी शेप का हमारा मटेरियल क्यों ना हो, वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हम वहां पे इनसाइड द सरफेस और आउटसाइड द बॉडी दोनों हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में देखा, फिर हमने पोलराइजेशन को देखा, पोलराइजेशन क्या होता है, फिर हमने देखा बाउंड चार्जेस क्या होता है, फिर हमने देखा कि बाउंड चार्जेस की वजह से पोलराइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और साथ ही साथ हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और वो कैसे वेरी करता है और वो किस चीज पे डिपेंडेंट होता है। तो हमने देखा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन दोनों पे डिपेंडेंट होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स जो भी डेरिवेशंस हमने आज किए आपको समझ आए होंगे, नहीं आए होंगे तो प्लीज यू जस्ट रिवाइंड द वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू वॉच इट अंटिल एंड अनलेस यू डोंट अंडरस्टैंड, ओके, कीप वॉचिंग एंड ट्राई टू जब जैसे जैसे मैं उसको लिख रही हूँ ना, आप उसको अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, ताकि जब आपको मतलब मान लीजिए कि कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आए, तो आप उसको जब दोबारा सुनेंगे तो आप उसको रिलेट कर पाए। तो इसीलिए आप उसको जरूर रिवाइंड करके देखिए इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू, बाय।